कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न तो कोई शाश्वत शत्रु होता है और न ही कोई शाश्वत मित्र। यानी कल के कोई पुराने दोस्त आज दुश्मन बन जाएं, कहा नहीं जा सकता है, और कल की दुश्मनी आज बड़ी प्रगाढ़ दोस्ती में बदल जाए, यह भी नहीं कहा जा सकता है। और ऐसा ही कुछ इस वक्त मध्य पूर्व की राजनीति में हो रहा है। सऊदी अरब और ईरान, जिनके बारे में कहा जाता था कि दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े घनघोर प्रतिद्वंदी हैं, और अचानक उन दोनों के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता होता है। दोनों एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है पश्चिम एशिया यानी मध्य पूर्व की शक्ति राजनीति में। और इससे भी बड़ा चौंकाने वाला विषय यह है कि इन दोनों के बीच में यह समझौता कराने वाला मध्यस्थ कौन है? वो है चीन। और इस वजह से यह जो विषय है, यह अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का इस साल का सबसे बड़ा विषय बन जाता है। वजह यह है कि अब तक यह माना जाता था कि मध्य पूर्व की शक्ति राजनीति में जो वैश्विक शक्तियां हैं, उनमें अमेरिका और रूस दो शक्तियां सक्रिय हैं। चाइना यहां पर व्यापार तो करता था, लेकिन चाइना का सामरिक संबंध इन देशों के साथ या सामरिक प्रभाव इन देशों पर वह दिखाई नहीं देता था। ऐसे में चाइना का मिड ईस्ट में प्रवेश करना और सऊदी अरब और ईरान के राइवलरी का खत्म होना, ये किस प्रकार आने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को परिवर्तित करने वाला है, यह शोध का विषय, चिंतन का विषय यहां पर है। आज के इस क्लास में हम लोग यही विषय पर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर यह मध्य पूर्व की जो शक्ति राजनीति है, इसका स्वरूप कैसा है। पहले तो हम देखेंगे कि आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मिड ईस्ट क्यों पूरी दुनिया की शक्ति राजनीति को प्रभावित करता है। और दूसरा प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, आखिर क्या वजह है कि मिड ईस्ट में यह एक बड़ा बदलाव आ रहा है। बदलाव यानी सऊदी अरब और ईरान आखिर एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। कुछ तो फैक्टर होंगे, किन वजहों से ये एक दूसरे के नजदीक यहां पर आ रहे हैं। और तीसरा हम देखेंगे चीन की मध्यस्थता से जो समझौता सऊदी अरब और ईरान के बीच में हुआ है, इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इसके इंप्लीकेशंस क्या है। और इंप्लीकेशन जब देखेंगे तब चीन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, सऊदी अरब पे क्या प्रभाव पड़ सकता है और ईरान पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, हम इन चीजों को देखेंगे। और फिर उसके बाद हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत के हित कहां तक प्रभावित हो सकते हैं, या भारतीय विदेश नीति के सामने अब यह क्या कोई नया प्रश्न उपस्थित हो रहा है। भारतीय विदेश नीति की दशा और दिशा अब इस मुद्दे के बाद क्या होनी चाहिए, हम इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले आइए सीधे चर्चा करते हैं कि पश्चिम एशिया यानी जिसे आप मध्य पूर्व एशिया कहते हैं, इसकी शक्ति राजनीति वैश्विक शक्ति राजनीति के लिए अहम क्यों है। जब हम बात करते हैं पश्चिम एशिया की यानी वेस्टर्न एशिया, मध्य पूर्व जिसे आप कहते हैं, तो इसका महत्व क्या है। पहला तो इसका सामरिक महत्व अत्यधिक है। और सामरिक महत्व क्यों है यहां पर, पहले यह समझिएगा। असल में यह एक ऐसा क्षेत्र है जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों महाद्वीप के संधि स्थल पर अवस्थित है। तो निश्चित रूप से अगर पश्चिम एशिया पर कोई अपना प्रभाव स्थापित करता है, तो उसके लिए यूरोप, अफ्रीका और एशिया की राजनीति को प्रभावित करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दूसरा और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह वह क्षेत्र है जहां से अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संचार मार्ग होकर गुजरता है। और अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संचार मार्ग जो यहां से गुजर रहा है, यह दुनिया के व्यस्ततम व्यापारिक मार्गों में से एक है, क्योंकि यहां से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच व्यापार बड़े स्तर पर होता है। तो इसलिए इस सामुद्रिक संचार मार्ग का भूसामरिक महत्व बढ़ जाता। तीसरा, यह जो पश्चिम एशिया है, यह हिंद महासागर का निकटवर्ती क्षेत्र है। और जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि वर्तमान में ब्लू इकोनॉमी की संभावनाएं क्या हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसे में समुद्री संसाधनों पर नियंत्रण करना, समुद्री क्षेत्रों पर नियंत्रण करना हर एक देश की रुचि का विषय हो चुका है। इसलिए भी इसका सामरिक महत्व क्या है, बहुत ज्यादा है। दूसरा, इसका आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। और आर्थिक महत्व क्यों ज्यादा है, क्योंकि यह जो वेस्टर्न एशिया है, यह क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहां के जो देश हैं ओपेक के मेंबर हैं और ओपेक को डोमिनेट करते हैं। पूरी दुनिया की जो ऊर्जा सुरक्षा है, वह कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया से ही संचालित हो रही है। ऐसे में अगर पश्चिम एशिया में कोई भी उतार चढ़ाव आता है, तो यह पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इन देशों ने
क्रूड ऑयल के निर्यात के जरिए इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का भंडार किया है कि इनकी पूरी इकोनॉमी को पेट्रो डॉलर इकोनॉमी कहा जाता है। और इनके पास जो सॉवरेन वेल्थ फंड है यानी फॉरेक्स जो रिजर्व इनका है वो बहुत बड़ा है। इसलिए ये देश, खासकर गल्फ कंट्री की अगर बात किया जाए तो आर्थिक रूप में यह संपन्न है और आज इनकी अर्थव्यवस्था दुनिया के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है। तो यानी इनका आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व है इनकी संपन्नता को देखते हुए। तीसरा, अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से भी इनका बड़ा महत्व है। कारण यह है कि यह जो सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया है, यह क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता का क्षेत्र रहा है। यहां पर सऊदी अरब वर्सेस ईरान के बीच में एक संघर्ष होता रहा है और इस संघर्ष का परिणाम यह रहा है कि कभी इराक, कभी सीरिया, कभी यमन, कभी लेबनान, इन क्षेत्रों में हमेशा अस्थिरता यहां पर देखी जाती रही है। यह क्षेत्र आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र रहा है। आईएसआईएस का प्रभाव सीरिया और इराक में हमने देखा है। यह अलकायदा इन अरब पेनिनसुला की अगर बात किया जाए तो यमन में उसका बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यह जो क्षेत्र है यह अफगानिस्तान और ईरान में यहां पर एक स्वर्णिम अर्धचंद्र बनता है जो तस्करी का बड़ा केंद्र माना जाता है, संगठित अपराध का बड़ा केंद्र माना जाता है। इस वजह से भी इसका बड़ा महत्व यहां पर है। महत्व मतलब सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या है, गंभीर है। और चूंकि यहां हिंद महासागर से ही अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संचार मार्ग होकर गुजर रहा है, तो यहां के जो देश हैं यानी सोमालिया और बाकी के जो देश यहां पर हैं, इनके जो समुद्री डकैत है वो अक्सर यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। यहां जाने वाली जो अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजें हैं उनको अक्सर इनके द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। इस वजह से व्यापार की सुरक्षा का मुद्दा भी यहां पर बड़ा जटिल यहां पर रहा है। तो यह सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है और यहां अगर कोई सुरक्षा संकट उत्पन्न होगा तो वह सीधे यूरोप को भी प्रभावित करेगा, वो सीधे आपके अफ्रीका को और एशिया को प्रभावित करेगा। इसलिए इस क्षेत्र का महत्व समझिए बहुत ज्यादा है। चौथी चीज ये है कि सामाजिक संरचना की दृष्टि से भी अगर देखा जाए, सांस्कृतिक संरचना की दृष्टि से भी देखा जाए तो यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? यह इस्लामिक विश्व का क्षेत्र है, अरब विश्व का क्षेत्र है। यहां पर जो देश हैं वह यूनाइटेड हैं, माने जाते हैं, ओआईसी के मंच पर अपने को एक इस्लामिक विश्व के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसे आप मुस्लिम उम्मा की धारणा कहते हैं। अब ये उतनी एकजुटता है या नहीं इन इस्लामिक देशों में, ये तो चर्चा का विषय है। लेकिन अगर हम भारत के नजरिए से बात करें तो भारत के नजरिए से यह जो इस्लामिक देशों का क्षेत्र है यह बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक बड़ी आबादी मुस्लिम आबादी के रूप में रहती है। तो यह जो क्षेत्र है यह क्षेत्र बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और सामाजिक, आर्थिक, सामरिक, रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र यहां पर रहा है। इसलिए यहां कुछ भी अगर घटना घटेगी तो उसका सीधा प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ेगा। अब दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा यह है कि यहां की शक्ति राजनीति का थोड़ा स्वरूप समझिएगा। यहां का जो पावर पॉलिटिक्स है वो कैसा है? यहां का पावर पॉलिटिक्स, यहां की शक्ति राजनीति की अगर हम बात करें तो इस शक्ति राजनीति के दो केंद्र यहां पर अमूमन देखे जाते हैं। एक तरफ सऊदी अरब है और दूसरी तरफ यहां पर ईरान है। इन दोनों के बीच में क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष चलता रहता है, क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर। सऊदी अरब सुन्नी गुट को रिप्रेजेंट करता है, यानी सुन्नी जो वर्ल्ड है यह इसको रिप्रेजेंट करता है। जितने भी सुन्नी देश हैं वह उनके साथ सऊदी अरब की नजदीकी है और सुन्नी डोमिनेंस बनाना वो चाहता है। वो चाहता है कि इस क्षेत्र में सुन्नी शासन हो। ईरान सिया डोमिनेंस चाहता है और जितने भी सिया कंट्री हैं, सिया बहुल क्षेत्र हैं, वहां वह अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश करता रहा है। इन दोनों के बीच में लंबे समय से यहां पर संघर्ष होता रहा है। इन दोनों देशों को वैश्विक शक्तियों का भी समर्थन मिलता रहा है। सऊदी अरब को समर्थन मिलता रहा है अमेरिका का। यूएसए लगातार यहां पर मदद करता रहा है सऊदी अरब को, वित्तीय दृष्टि से भी और सैन्य दृष्टि से। सऊदी अरब के जितने भी हथियार हैं अधिकांशतः वह अमेरिका के द्वारा ही उसे दिए गए हैं। दूसरी तरफ ईरान को हर तरीके की जो मदद की जाती है वह रूस के द्वारा की जाती है और यहां पर रूस जो है वह ईरान और ईरान से संबद्ध जो देश हैं उन देशों के ऊपर अपना प्रभाव बनाने का प्रयास करता है।
तो बेसिकली यहां पर पावर पॉलिटिक्स अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो अमेरिका वर्सेस रूस का रहा है और बहुत पुराना यहां पर रहा है। लेकिन अब हमने कहा कि यहां पर परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन उन परिवर्तनों को समझे तो पहले यह समझिए कि यहां हाल के कुछ वर्षों में पावर पॉलिटिक्स और कैसे गंभीर होती गई। असल में जब आईएसआईएस का इमरजेंस हुआ तो आरोप लगाया गया कि इराक और सीरिया में जो आईएसआईएस आया है इसमें सबसे बड़ा योगदान सऊदी अरब और अमेरिका का रहा है, क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका ने यहां की सरकार जो सीरिया की सिया सरकार थी, जो ईरान के नजदीक थी, सीरिया की सिया सरकार को गिराने के लिए यहां के विद्रोहियों को आर्थिक, वित्तीय और सैन्य मदद किया और अंततः वही आगे चलकर वह आईएसआईएस के रूप में परिवर्तित हो गए, जो इनके लिए भी खतरा बन गए, उनके लिए भी खतरा बन गए। तो यहां पर यह संघर्ष तब और ज्यादा शुरू हो गया जब आईएसआईएस का इमरजेंस यहां पर हुआ। फिर यह देखा गया कि ईरान तेजी के साथ अपना प्रभाव विस्तार करने लगा। इराक में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की सत्ता को बदला और सोचा कि इराक पर अब अमेरिकी प्रभाव रहेगा, लेकिन इराक में सिया बाहुल्य क्षेत्र है और सिया सरकार वहां पर बनी। इराक ने ईरान के साथ नजदीकी प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। यह सऊदी अरब के लिए भी चिंता का विषय था, यह अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय था। साथ ही ईरान ने इराक के साथ सीरिया, यमन और लेबनान इन क्षेत्रों में अपनी बढ़त बनानी शुरू कर दी यहां के सिया गुटों के साथ, कि जिससे यहां पर उसका डोमिनेंस बने। अब सऊदी अरब यह बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसके बगल में यहां सिया बाहुल्य कोई भी देश हो, इसलिए सऊदी अरब जो है वह ईरान के खिलाफ साजिशें वहां पर करता रहा है। खासकर जो सबसे बड़ा कन्फ्रंटेशन आया सऊदी अरब और ईरान के बीच में, वह आया यमन को लेकर। यमन यहां पर जो है वह सुन्नी शासन के अंतर्गत यहां पर था, लेकिन यहां के हौदी जो सिया अनुयायी थे, हौदी गुट था, उसको ईरान ने हर तरीके की मदद की और यहां पर इस सुन्नी सरकार के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया। जब यहां विद्रोह हुआ तो सऊदी अरब ने यमन की सरकार के समर्थन में अपनी सेना भी भेजी और यहां पर सऊदी अरब वर्सेस ईरान का जो संघर्ष था वह मजबूत हो गया। यमन में लाखों लोग यहां पर मारे गए हैं, यहां पर शरणार्थियों की गंभीर समस्या आई है और यहां यमन एक तरीके से सऊदी अरब और ईरान के बीच सैंडविच बनकर रह गया। यमन के हौती विद्रोहियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने सऊदी अरब के ऊपर कई तरीके से हमले किए, आतंकी हमले किए, उनके ऑयल टैंक पर हमले किए, उनके अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए। इसलिए इन दोनों के बीच में रिलेशन इतना इतना अधिक खराब होता गया कि वर्ष 2016 में दोनों ने अपने कूटनीतिक रिश्ते पूरी तरीके से खत्म कर दिए। यानी सऊदी अरब का जो ईरान में दूतावास था वह दूतावास बंद कर दिया गया। तब से यह माना जा रहा था कि यहां पर डिवाइड लाइन और ज्यादा गहरी हो रही है और सऊदी अरब और ईरान के बीच में कभी भी युद्ध जैसी स्थितियां यहां पर आ सकती है। बीच में जब सऊदी अरब के ऑयल टैंक में कोई हादसा हुआ तो सऊदी अरब ने और वहां के मीडिया और बहुत से लोगों ने कहा इस हादसे के पीछे असल में ईरान जिम्मेदार है। तो ऐसा महसूस किया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी अरब और ईरान आपस में युद्ध कर ले, और यह संभावना इसलिए भी प्रबल थी क्योंकि ईरान के पीछे अमेरिका पड़ा हुआ था। अमेरिका वह ईरान की बढ़ती हुई ताकत को अपने लिए खतरा मानता था क्योंकि ईरान रूस के नजदीक था। ऐसे में यहां पर सऊदी अरब के माध्यम से अमेरिका चाहता था कि ईरान के प्रसार को इस क्षेत्र में रोका जा सके और सऊदी अरब का वर्चस्व यहां पर बना रहे। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों के बीच में संघर्ष वह जटिल से जटिल यहां पर होता गया है। अब सवाल आपके लिए सबसे मुद्दा गंभीर यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि सऊदी अरब और ईरान को नजदीक आना पड़ रहा है। अगर आपको यह बात समझनी होगी तो पहले आपको समझना होगा कि यहां की पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव क्या है? असल में वैश्विक ऊर्जा बाजार में, वह ग्लोबल एनर्जी मार्केट जो है, वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक संरचनात्मक बदलाव यहां पर आ रहा है। और यह स्ट्रक्चरल चेंज यहां पर क्या कह रहा है? यह संरचनात्मक बदलाव यह कह रहा है कि आने वाले समय में अब पेट्रोलियम उत्पादों का महत्व खत्म होने वाला। यानी अब जो है दो चीजें बड़ी स्तर पर आ रही हैं। एक तो ऊर्जा के नए केंद्र आ रहे हैं, पहली चीज यहां पर यह समझिए, और दूसरा यहां पर क्या है, ऊर्जा के नए स्रोत आ रहे हैं। ऊर्जा के नए केंद्र और ऊर्जा के नए स्रोत यहां पर आ रहे हैं।
ऊर्जा के नए केंद्र का मतलब क्या है? अभी तक दुनिया की निर्भरता क्रूड ऑयल के लिए पश्चिम एशिया पर थी, लेकिन अब अफ्रीका का महत्व तेजी के साथ बढ़ रहा है। चाहे नाइजीरिया हो, चाहे सूडान हो, अंगोला हो या अल्जीरिया हो, यहाँ के बहुत से देश वह तेजी के साथ अपने ऑयल जो रिजर्व हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पर अब वो भी निर्यातक बन रहे हैं। यानी पश्चिम एशिया पर जो अब तक निर्भरता थी वो क्या हो रही है? खत्म हो रही है। अब हम अफ्रीका से भी तेल आयात कर सकते हैं, अब हम लैटिन अमेरिका से भी तेल आयात कर सकते हैं और रशिया जो है यहां पर लगातार वह अपनी नेचुरल गैस और ऑयल को एक्सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और अब तो अमेरिका भी अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जब तक मोनोपोली थी इन देशों की, पश्चिम एशियाई देशों की क्रूड ऑयल के बाजार में, तब तक तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन अब इनका कॉन्फिडेंस टूट रहा है, इनकी मोनोपोली खत्म हो रही है और दूसरी तरफ ऊर्जा के नए स्रोत आ रहे हैं। अब केवल पेट्रोलियम सेंट्रिक जो है एनर्जी स्ट्रक्चर नहीं रह गया है, अब रीन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ दुनिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। चाहे वह सौर ऊर्जा हो, चाहे वह पवन ऊर्जा हो, इनके साथ साथ नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी नए प्रयोग वहां पर किए जा रहे हैं। और बीच में अफवाह तो यह भी उड़ी थी कि अमेरिका ने शेल गैस के दोहन का तकनीक इजाद कर लिया है। हालांकि वो बात बाद में जो है साबित नहीं हो पाई, लेकिन आने वाले समय में आज नहीं तो कल शेल गैस का या मिथाइल हाइड्रेट का, इन सब की टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी तो ऊर्जा का केवल एक स्रोत पेट्रोलियम तो रहेगा नहीं, ऊर्जा के नए स्रोत होंगे। तो यहां पर वैश्विक ऊर्जा बाजार क्या है, बहुत तेजी के साथ बदल रही है। इससे पश्चिम एशियाई देशों पर ऊर्जा के लिए जो निर्भरता थी वो कम हो रही है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण विषय है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए सभी दुनिया के देश चिंतित हैं कि अब पेट्रोलियम एनर्जी जो है अब इसको रिप्लेस किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़े। यानी अब जैसे जैसे दुनिया नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ेगी, पेट्रोलियम का इंपॉर्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी अब सऊदी अरब या ईरान या कोई भी पश्चिम एशिया का देश हो, उसे यह मालूम है कि पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी का दौर अब गुजर गया है। अब इनको अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना होगा। समस्या ये है कि ये जो देश हैं इनकी इकोनॉमी अब तक पूरी तरीके से पेट्रोलियम पर आधारित थी, तो ऐसे में अचानक अपनी अर्थव्यवस्था का यह विविधीकरण कैसे करेंगे, ये एक यक्ष प्रश्न है। इन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए, इन्हें इन्वेस्टमेंट, इनके पास पैसा है लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का क्षेत्र यहां पर चाहिए। इनको रोजगार और उद्योगों के नए नए क्षेत्रों की तलाश करनी है, अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों की तलाश करनी है। अब ये नहीं चाहते हैं कि पेट्रोलियम पर अति निर्भरता ये रखें, अन्यथा भविष्य में जो है इनके लिए खतरा बनेगा। ऐसे में सऊदी अरब हो या ईरान हो, ऐसे देशों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो तेजी के साथ इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में है, जिनके यहाँ बड़ा पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का, जिनके साथ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन अच्छे से किया जा सकता है। और यही वजह है कि सऊदी अरब का, यूएई का भारत के साथ भी संबंध बेहतर हुआ है और चीन के साथ भी संबंध क्या हो रहा है? बेहतर हो रहा है। यानी एक तो इनके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो खतरा इनकी अर्थव्यवस्था के संकट का खतरा मंडरा रहा है। दूसरा, यह क्षेत्र पिछले कुछ समय से पॉलिटिकली वोलाटाइल यहां पर रहा है, चाहे आईएसआईएस इराक और सीरिया का मुद्दा हो, यमन का मुद्दा हो, ईरान का मुद्दा हो, इजराइल अरब संघर्ष का मुद्दा रहा हो। अब ये देश स्थिरता चाहते हैं, इन्हें मालूम है कि अर्थव्यवस्था को अगर अस्थायी बनाए रखना है तो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब तक नहीं आएगी जब तक कि यहां पर रीजनल क्लैशेस होते रहेंगे। इस वजह से भी सऊदी अरब और ईरान यह समझ रहे हैं कि अब हमें जो है आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं करना है, अगर हमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यहां पर चाहिए, तो इसलिए भी एक बदलाव यहां पे आ रहा है। तो ये जो क्षेत्र है, हमने जैसा कहा कि यहां पर आर्थिक रूप में संकटग्रस्त हो रहे हैं ये क्षेत्र, अगर इनके भविष्य की बात की जाए, तो इसलिए कहीं ना कहीं यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लाने के लिए और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए अब ये देश विवश हो रहे हैं, बाध्य हो रहे हैं अपनी नीतियों को बदलने के लिए। अब आइए यहां पर समझते हैं कि जो यह समझौता हुआ है, यानी चीन ने जो मध्यस्थता कराई है, वह कितना मायने रखता है, इसका क्या अलग अलग प्रभाव इन देशों पर पड़ रहा है, एक एक करके यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं।
पहले हम समझते हैं सऊदी अरब पर क्या प्रभाव यहां पर पड़ सकता है। और सऊदी अरब में हम गल्फ कंट्री को भी शामिल कर लेंगे कि गल्फ कंट्री पर जो है इसका प्रभाव क्या यहां पर होने वाला है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर सऊदी अरब को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये है कि ईरान का जो आक्रामक प्रसार अब तक रहा है कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगी अगर यह समझौता लागू कर दिया जाता है। चूंकि सऊदी अरब को यह मालूम है कि इस समझौते की मध्यस्थता चीन कर रहा है और ऐसे में इस समझौते की गारंटी, स्थायित्व की गारंटी ज्यादा है क्योंकि ईरान इस वक्त चीन पर निर्भर हो रहा है। ऐसे में यहां अगर यह समझौता वाकई सफल होता है तो ईरान का जो एक्सपेंशन, एग्रेसिव एक्सपेंशन है, उससे जो सुरक्षा चिंता सऊदी अरब को आ रही थी वो क्या होगी, उस पर रोक लगेगी। यानी पहला तो ईरान के आक्रामक प्रसार पर क्या लगेगा, रोक लगेगा। ये ऐसा जो है सऊदी अरब को लगता है और सऊदी अरब के लिए फायदेमंद यह स्थिति है। दूसरा, यहां पर वह अपने संबंधों का विविधीकरण भी चाहता है। संबंधों का विविधीकरण का मतलब है कि अब यहां पर वह अमेरिका पर टोटली नहीं डिपेंडेंट रहना चाहता है। असल में सऊदी अरब एक विजन लेकर चल रहा है, उसका विजन 2030 है, जहां पर वह अपनी अर्थव्यवस्था का प्रसार चाहता है, उसमें डेप्थ चाहता है। 2030 तक अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की कोशिश में सऊदी अरब लगा है और इसके लिए हमने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए और इसके लिए अलग अलग भागीदार देश भी चाहिए। तो सऊदी अरब केवल अमेरिका की तरफ नहीं देख रहा है, सऊदी अरब इस वक्त भारत की तरफ भी देख रहा है और चीन की तरफ भी देख रहा है और चीन उसके लिए एक विश्वसनीय देश बनता जा रहा है क्योंकि चीन की इकोनॉमी दुनिया के किसी भी कंट्री को अट्रैक्ट कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सऊदी अरब को यह फायदा होने वाला है कि उसके रिलेशन अब डाइवर्सिफाई होंगे। इससे चाइना का इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब में और सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट चाइना में बढ़ने की पॉसिबिलिटी यहां पर रहेगी और इससे विजन 2030 को अचीव करना सऊदी अरब के लिए क्या होगा, आसान होगा। तीसरा, अमेरिकी निर्भरता की समाप्ति। अमेरिकी निर्भरता की समाप्ति यहां पर इसलिए जरूरी है क्योंकि सऊदी अरब ने हाल के वर्षों में यह देखा है कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं रह गया है। अमेरिका उस वक्त खामोश रहा जब यमन में संघर्ष चल रहा था। अमेरिका उस वक्त खामोश रहा जब ईरान लगातार एक्सपेंशन कर रहा था, लगातार यहां पर लेबनान में या इराक में लगातार वह सऊदी अरब के लिए खतरा बन रहा था। अमेरिका उस तरीके का सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन ही नहीं पाया जो सऊदी अरब को यह एश्योर कर सके कि ईरान उसके लिए खतरा नहीं बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की असफलता, नाकामी ईरान को रोकने में सऊदी अरब को यह विवश कर रही है कि अब वह अमेरिका पर अपनी अति निर्भरता को खत्म करे और एक नए पार्टनर की तरफ आगे बढ़े। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सऊदी अरब अमेरिका से रिश्ते को खराब करने वाला है। सऊदी अरब अमेरिका के साथ साथ अब अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दे रहा है, यानी चाइना के साथ भी अपने रिलेशन वहां पर बना रहा है। तो सऊदी अरब इसको इस रूप में देख रहा है कि इसके भविष्य के लिए यह सबसे बेहतर समझौता होगा अगर इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा आती है। दूसरा, अगर ईरान की दृष्टि से हम देखें कि ईरान पर क्या प्रभाव इस समझौते का पड़ने वाला है, तो असल में आपको मालूम है कि वैश्विक स्तर पर ईरान अलगावित है। नाभिकीय मुद्दे को लेकर या ईरान के द्वारा आरोप लगता है कि वह आतंकवादी गुटों को, चाहे वह यमन हो चाहे वह लेबनान में हिजबुल्लाह हो, कहा जाता है कि ईरान उसको सपोर्ट करता है। ईरान की छवि जो है इस तरीके से अमेरिका ने निर्मित कर दी है एक ऐसे गैर जिम्मेदार, गैर विश्वसनीय, आक्रामक देश के रूप में कि ईरान वैश्विक स्तर पर बिल्कुल अलग थलग पड़ा रहा है। स्थिति यह है कि डॉलर के मुकाबले रियाल, जो ईरानी मुद्रा है, लगातार नीचे गिरती जा रही थी। ईरान की अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर आर्थिक संकट यहां पर आ रहे थे। अब सवाल यह है कि ईरान अब इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। उसे यह लगता है कि अगर यह समझौता होता है तो ईरान की एक अच्छी छवि वह वैश्विक स्तर पर जाएगी। सऊदी अरब के साथ निकटता गल्फ कंट्री के साथ उसकी निकटता को बढ़ावा देगी और दुनिया में उसके वैश्विक अलगाव को खत्म करेगी। तो उसे यह लगता है कि वैश्विक अलगाव को खत्म करने में महत्वपूर्ण यह समझौता रहेगा। यानी
वह इसे अपनी कूटनीतिक जीत के रूप में देखता है, डिप्लोमेटिक विक्ट्री के रूप में यहां पर इस समझौते को वो देख रहा है। दूसरा, चीन के साथ वह चाहता है अपनी नजदीकी बढ़ाना। ईरान को मालूम है कि अमेरिका के साथ उसके संबंध बेहतर नहीं हो सकते। ऐसे में उसे कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को, क्योंकि अभी भी ईरान की अर्थव्यवस्था अन्य देशों के मुकाबले काफी पिछड़ी है, तो चाइना वहां पर बड़े स्तर पर निवेश कर सकता है। और अभी कुछ साल पहले चीन ने ईरान के साथ एक दीर्घावधिक निवेश समझौता किया था, जिसमें 25 वर्षों में $400 बिलियन ईरान में निवेश करने का उसने समझौता किया था। तो कहीं ना कहीं ईरान को यह लग रहा है कि चीन के नजदीक आने से उसकी अर्थव्यवस्था फिर से रिफॉर्म के मोड में आएगी और वह अपनी इकोनॉमी को मजबूत बना पाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर यह एक चीज है। दूसरा, तो एक तो निवेशक के रूप में वो चीन को देखता है, निवेशक के रूप में। और दूसरी चीज आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना पिछले कुछ सालों से ईरान और सऊदी अरब इन दोनों का सबसे बड़ा तेल आयातक देश रहा है। यानी यहां पर तेल का आयात चाइना को यह करता रहा है और चाइना जो है इसका बहुत बड़ा आयातक देश रहा है। तो इसकी इकोनॉमी के लिए यह जरूरी है। तीसरा, हमने कहा कि यहां पर जो है वह इन सब के साथ साथ चाहता है कि वैश्विक स्तर पर उसका महत्वपूर्ण उभार हो, क्षेत्रीय स्तर पर उसका महत्वपूर्ण उभार हो, और यह तभी हो पाएगा जब वहां पर चीन के साथ उसकी नजदीकी होगी। तो अमेरिकी खतरे को भी वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट करना चाहता है, अमेरिकी खतरे को कम करने का प्रयास कर रहा है चीन के नजदीक आकर। तो यहां पर जो है वह यह सोच रहा है कि अगर चीन के नजदीक आते हैं तो एक रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमको मिलेगा, हमारे लिए चीजें यहां पर क्या होंगी, आसान होंगी। और यही दिखा जिस दिन समझौता हुआ, यह समझौता ईरान और सऊदी अरब के बीच, जो रियाल लगातार नीचे गिर रहा था, अचानक उसमें जंप आया और रियाल डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं ईरान को लग रहा है कि हमारे लिए सबसे जरूरी है कि अभी कुछ सालों से हम बिल्कुल कटे हुए थे, अब हमारा इकोनॉमी अब और मजबूत होगा, ग्लोबल जो हमारा आइसोलेशन था वो खत्म होगा, चाइना के साथ प्रॉक्सिमिटी अमेरिकी जो खतरे हैं उसको कम करेगी और उसका भी रिलेशन क्या होगा, डाइवर्सिफाई होगा, ऐसा यहां पर लगता है। लेकिन इन दोनों किरदारों में के बीच में जो सबसे बड़ा किरदार है, जो सबसे बड़ा यहां पर लाभ लेता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कौन है, चाइना। तो यहां चाइना पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, थोड़ा इसको देखते हैं। चीन पर प्रभाव किस तरीके का यहां पर पड़ने वाला है। चीन पर प्रभाव हम दो रूपों में देखेंगे, एक आर्थिक दृष्टि से, एक सामरिक दृष्टि से। पहले हम लोग यहां पर सिंपल चीजें देखते हैं, यानी आर्थिक दृष्टि से चाइना यहां पर क्या चाहता है, पहले उसको हम यहां पर देखते हैं। असल में चाइना देख रहा है कि यूक्रेन संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल चल रही है। यूक्रेन संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल यहां पर है। अब ये जो है, इससे क्या हो रहा है, अब उसको समझिए। चाइना ऊर्जा का सबसे बड़ा आयातक देशों में से एक है, यह एनर्जी को इंपोर्ट करता है। और अगर जो जहां से यह इंपोर्ट कर रहा है वहां किसी तरीके का डिस्टरबेंस हुआ तो पूरी इसकी इकोनॉमी पे खतरा बढ़ जाएगा। और अगर हम बात करें गल्फ कंट्री की, तो 40% जो क्रूड ऑयल नीड है चाइना की, वह गल्फ कंट्री से पूरी की जाती है। अब आप समझिएगा कि चाइना ये बहुत अच्छे से समझ रहा है कि यूक्रेन संकट के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन चल रहा है, इससे कभी भी प्राइसेस हाई और जंप हो सकती है और उसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर यह समस्या यहां इस क्षेत्र में आ गई, सऊदी अरब ईरान के बीच युद्ध की स्थिति आ गई, तो चीन के लिए अपनी इकोनॉमी को पेस देना ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि वह पूरी तरीके से अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए इस पर आश्रित है, आधारित है। 40%, आप यकीन करिए, यहां पर समझिए कि 40% जो है वह अपनी जरूरतें इस क्षेत्र से यहां पर पूरा कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि चीन क्या चाहता है, चीन खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता चाहता है, गल्फ रीजन में स्टेबिलिटी चाहता है। और स्टेबिलिटी क्यों चाहता है, तो हमने कहा यहां से अपने क्रूड ऑयल का 40% वह आयात करता है। तो ये यहां पर चाहता है, ऑयल का आयात करता है। एक दूसरी चीज समझिए, और
अब यहां पर जब वह क्रूड ऑयल को आयात करेगा तो एक और बहुत महत्वपूर्ण जो उसका हित है, जो उसके इंटेंशन है, जो वो पूरा करना चाहता है। असल में आपको मालूम है कि अभी तक पेट्रोलियम का जो व्यापार होता था वह किस विदेशी मुद्रा में? डॉलर, सभी लोगों को मालूम है। तो यहां पर पेट्रो डॉलर कहा जाता था। जो सऊदी अरब की इकॉनमी होती थी या यूएई की इकॉनमी, इनको पेट्रो डॉलर इकॉनमी कहते थे, क्योंकि पेट्रोलियम के स्टैंडर्ड में डॉलर को स्टेब्लिश कर दिया गया था। तो स्टैंडर्ड करेंसी जो बन गई थी वो डॉलर बन गई थी, और ये डॉलर के ग्लोबल डोमिनेंस को बनाने में सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा था। अब यहां पर चीन चाहता है कि इनसे से अधिक तेल आयात करके और इनको युआन दे, बदले में इनको क्या देगा? युआन। तो पेट्रो युआन जो अर्थव्यवस्था है उसको बनाना चाहता है। यह पेट्रो डॉलर इकोनॉमी को रिप्लेस करके पेट्रो युआन इकोनॉमी के रूप में इनको कन्वर्ट करना चाहता है। इससे उसे अपनी युआन करेंसी के ग्लोबल डोमिनेंस को बनाने में क्या होगा? आसानी होगी। यहां पर दूसरा चीज है कि पेट्रो युआन की, यहां पर पेट्रो युआन जो पेट्रो डॉलर है उसकी जगह पेट्रो युआन का वर्चस्व ये यहां पर चाहता है। तीसरा चीज, अमेरिका के साथ इसका ट्रेड वॉर चल रहा है चीन का, ये आप सबको मालूम है। इस ट्रेड वॉर की वजह से जो दिक्कतें उसको आ रही हैं व्यापारिक क्रम में, अब वो दूर करना चाहता है। वो रिलायबल पार्टनर चाहता है कि यहां अधिक से अधिक व्यापार कर सके, तकनीक के क्षेत्र में सहयोग कर सके। तो उसे लग रहा है कि यह गल्फ क्षेत्र जो है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। यानी अमेरिका के साथ जो व्यापार युद्ध चल रहा है, अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध, यहां पर चाइना यह चाहता है कि वह उसका व्यापार, तकनीक और ऊर्जा का मुक्त और स्थिर प्रवाह जो है वो बना रहे, कोई दिक्कत उसके सामने यहां पे ना आए। और अगर गल्फ कंट्री के साथ अच्छे संबंध रहे तो ऐसा होता रहेगा, ऐसा उसे लगता है। अब यहां पर यह तो हो गया जो आर्थिक दृष्टि से वो चाहता है। अब थोड़ा सामरिक दृष्टि से यहां पर समझिए। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो असल में अमेरिका की सर्वोच्चता जो दुनिया में है, चीन उसको खत्म करना चाहता है। ग्लोबल हेजोमनी को कैसे खत्म करेगा? अमेरिका अब तक दुनिया को बताया था कि वो है सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सैम अंकल को यह लगता था कि दुनिया में कुछ भी होगा तो दुनिया का सलूशन जो है, समस्याओं का सलूशन, वो केवल सैम अंकल यानी अमेरिका के पास है। अब ऐसे में चाइना यहां पर अचानक वह उनके ही क्षेत्र में, जो अमेरिका अपना क्षेत्र मानता है, उनके क्षेत्र में जाकर वहां पर ब्रोकर के रूप में काम कर रहा है, मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। इससे कहीं ना कहीं अमेरिकी सर्वोच्चता को एक झटका लगेगा, और जो चीन का विजन है उस विजन को मजबूती मिलेगी। चाइना जो है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को लेकर चल रहा है, और चाइना यह चाहता है कि इसके माध्यम से दुनिया के सुरक्षा प्रदायक के रूप में क्या है, वह चीन की भूमिका बढ़े। यानी पहले तो वह अमेरिकी सर्वोच्चता को चुनौती देना चाहता है। जो अमेरिकी सर्वोच्चता दुनिया में है वह सीधे उसको चुनौती यहां पर दे रहा है। और हमने कहा कि चाइना ने 2022 में, चीन द्वारा 2022 में ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है यहां पर स्टार्ट किया गया था। यानी अब वो क्या चाहता है? चाइना जो है वह विश्व के सुरक्षा प्रदायक के रूप में अपनी भूमिका चाहता है, जो अभी तक अमेरिका की थी, कि वह ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है बन जाए यहां पर। ऐसे में यह जो नई कूटनीति है यह डिप्लोमेटिक एग्रेशन के रूप में दिखाई दे रही है। चीन कूटनीतिक रूप में आक्रामक होता जा रहा है। यह कूटनीतिक आक्रामकता का एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो यहां पर अभी ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता के रूप में दिखाई दे रहा है। दूसरा, वह यहां पर चाहता है कि अमेरिकी नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था का विकल्प वहां पर दे। अमेरिकी नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था का विकल्प जो है वह प्रस्तुत करना चाहता है। और यह कैसे जो है विकल्प प्रस्तुत करना चाहता है इसको भी देखिए। यहां पर बहुत सोच समझकर चाइना एक एक मूव चल रहा है। अब आप सोचिए, अमेरिका के बारे में क्या विख्यात है? अमेरिका लड़ाई करवाता है, दो देशों के बीच में संघर्ष फूट कर डालने की जो कोशिश है वो अमेरिका के द्वारा, ऐसा अमेरिका की छवि। चाइना ने बिल्कुल उलट काम किया है, दो कट्टर दुश्मन देशों को नजदीक लाने की बात की।
अमेरिका भी पिछले साल जो है उसने सऊदी अरब से कहा कि इजराइल के साथ रीअप्रोचमेंट किया जाए, नए रिश्ते बनाए जाएं अरब और इजराइल के बीच में, क्योंकि ईरान का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका इस इंटेंशन के साथ। और चाइना यहां पे क्या कर रहा है? ब्रिजिंग का काम। यानी चाइना पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि देख लो, यह चीन ही है जो दुनिया में शांति ला सकता है। यानी चीन अपने को विश्व में शांति लाने के एक देश के रूप में स्थापित करेगा। तो राहुल गांधी जी की बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? चीन क्या है? शांति पसंद देश है। अब शांति पसंद देश है, ये एक सटायर है, मतलब इसको सच मत मान लीजिएगा कि चीन बड़ा शांति प्रदायक देश है। कितना शांति वो दुनिया में लेकर आएगा, अभी दुनिया को बहुत कुछ देखना बाकी है। श्रीलंका ने देख लिया है। लेकिन कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो है चाइना उस इमेज को बदलने की कोशिश में लगा हुआ है। अब उसमें और क्या कर रहा है? अभी इसने ईरान को एससीओ में ऑफर किया है। ईरान को एससीओ के लिए, एससीओ में जो है लाने का प्रस्ताव यहां पर किया गया है। और दूसरा, आने वाले समय में सऊदी अरब और ईरान दोनों को ब्रिक्स कंट्री में लाने की बात चल रही है। ये दोनों ब्रिक्स में आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो चीन की जो सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने थी वह थी कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलायंस दुनिया में बहुत मजबूत है और चाइना के पास गिने चुने देश हैं। लेकिन अगर अब चाइना इस कूटनीतिक आक्रामकता के साथ आगे बढ़ेगा तो चीन के रूस के साथ तो संबंध है ही, पाकिस्तान के साथ संबंध है ही, उत्तर कोरिया के साथ संबंध है ही। अब यहां ईरान, सऊदी अरब में भी अगर ये देश वह उसकी कूटनीतिक छाया में आ जाते हैं तो चाइना कितना ताकतवर होने वाला है और अमेरिकी सर्वोच्चता को कितनी चुनौती देने वाला है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो अगर ये चीजें होती हैं, ब्रिक्स में इन लोगों को लाता है, तो कहीं ना कहीं चाइना का जो ग्लोबल इनिशिएटिव है वो सफल होता हुआ दिखाई देगा। तीसरा, कि यह सॉफ्ट पावर के रूप में भी अपनी छवि को गढ़ रहा है। वह दिखाना चाहता है कि एक जिम्मेदार देश है। चीन अपने को एक जिम्मेदार देश के रूप में दिखाना चाहता है। चीन एक अपने को ईमानदार मध्यस्थ के रूप में दिखाना चाहता है और इस वजह से कहीं ना कहीं उसकी जो छवि है वैश्विक स्तर पर वह बेहतर होने वाली है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब ये चाइना का इंटरेस्ट हुआ और चाइना इसी इंटरेस्ट के साथ यहां पर काम कर रहा है। अब आपका एक सवाल सीधा सा आएगा, भारत कहां पर है? भारत को क्या करना चाहिए? अब भारत के अगर संदर्भ में बात करें तो हाल के वर्षों में भारत के संबंध सऊदी अरब, यूएई सहित जितने भी गल्फ कंट्री हैं उनसे बहुत बेहतर हुए हैं। ये देश भारत में निवेश भी कर रहे हैं। तो भारत के साथ इनके इक्वेशन अच्छे हैं। लिंक वेस्ट, थिंक वेस्ट पॉलिसी भारत लेकर चल रहा है और बड़े अच्छे और डाइवर्सिफाइड रिलेशन इनके साथ यहां पर बन रहे हैं। लेकिन चाइना का यहां पर आना वह कहीं ना कहीं भारत के स्ट्रेटेजिक स्पेस को कम करने जैसा होगा, क्योंकि चीन जहां भी पहुंचेगा वह अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश करेगा और दूसरे कंट्री को कन्विंस करेगा कि आप इंडिया के साथ एक डिस्टेंस बनाकर वहां पर रखें। तो हमारे लिए खतरा यह है कि अगर अब हम अप्रोच करेंगे सऊदी अरब और यूएई को, तो वहां अगर थोड़ी भी लापरवाही, थोड़ी भी कमी, थोड़ी भी कमजोरी हुई तो हमारे रिश्ते उनके साथ खराब हो सकते हैं। इसका एक सीधा उदाहरण देखिए, ईरान। ईरान भारत के बेहद नजदीक देश रहा है और है भी। हमने वहां पर चाबहार बंदर का विकास किया, चाबहार बंदरगाह का, लेकिन अमेरिकी दबाव में आने के कारण हमने उनके साथ रिश्तों में वहां पर थोड़ी सी कमी की। मतलब जो क्रूड ऑयल का हम वहां से आयात कर रहे थे, अमेरिकी दबाव के बाद उस पर हमने रोक लगा दिया। तो ईरान मजबूरन वह चीन के नजदीक होता गया और आज स्थिति है कि वह चीन के बेहद नजदीक है। तो कल को अगर सऊदी अरब और बाकी देश भी गल्फ कंट्री के अगर वह चीन के नजदीक जाते हैं तो भारत के लिए इस क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक स्पेस क्या हो जाएगा, वह बहुत कम हो जाएगा। तो भारत जैसे पहले एक यहाँ पे तेल का आयातक देश था, वह तेल का आयातक देश ही बनकर रह जाएगा अगर चाइना अग्रेसिवली यहां पर आता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि यह जो समझौता है, इस समझौते की उपलब्धियों पर जितनी खुशी मनाई जा रही है, जितना विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि यह समझौता लॉन्ग स्टैंडिंग है या समझौता लंबे समय तक प्रभावी रहेगा। क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो समस्याएं हैं, जो संघर्ष हैं, वो कंप्रोमाइज ज्यादा दिख रहे हैं। वो कंप्रोमाइज उन्होंने किया है, वो नेचुरल रिलेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब ने ईरान को
बिल्कुल माफ कर दिया, ईरान ने गले लगा लिया और सऊदी अरब को माफ कर दिया, बिल्कुल नहीं। ये नीड ऑफ द आवर है, ये यहां पर समय की मांग है इन दोनों देशों की, तो मजबूरी में ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं अपनी इकोनॉमी को देखकर, अपनी सुरक्षा समस्याओं को देखकर। लेकिन भविष्य में यहां इनके बीच संघर्ष बढ़ भी सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो चाइना की मुसीबत बढ़ेगी, न कि भारत की। पहला। दूसरा, भारत यहां पर ईमानदारी के साथ संबंधों को बनाने का प्रयास कर रहा है। भारत डी हाइफिनेशन की नीति पर काम कर रहा है। सऊदी अरब और ईरान और यूएई और सभी देशों के साथ वह अप्रोच पे अप्रोच किया जा रहा है। हमने ईरान में हार नहीं मानी, ईरान के साथ लगातार हमारे डिप्लोमेटिक जो हैं टाइज वहां पर हैं, डिप्लोमेटिक हम इनिशिएटिव वहां पर ले रहे हैं। और आने वाले समय में जैसा हमने कहा कि इंडिया जैसे जैसे इकोनॉमिकली अपने को मजबूत करेगा, वह इस क्षेत्र में अपना प्रभाव और बढ़ा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा वेट एंड वॉच पॉलिसी पर विश्वास करना चाहिए। अगर यह कोई कंक्लूजन निकाल रहा है कि भारत के लिए बड़ा खतरा, गल्फ कंट्री से भारत बाहर निकल जाएगा, ये क्षेत्र में भारत के लिए संकट होने वाला है, तो यकीन मानिए इस अप्रोच के साथ आप आगे मत बढ़िएगा। कारण ये मैं फिर से बताऊं कि भारत के सऊदी अरब और यूएई के साथ जो संबंध हैं, अब वो बड़े गहराई तक वहां पर संबंध बन चुके हैं, इसलिए उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। दूसरा, भारत की जो सामाजिक संरचना है, हमारे यहाँ तीसरी सबसे बड़ी इस्लामिक आबादी रहती है और हमारा डायस्पोरा बहुत बड़ी संख्या में गल्फ कंट्री में रहता है। तो ऐसे में हमारे जो सामाजिक संबंध हैं, हमारी जो छवि वहां उस देश में है, वो इतनी मजबूत, इतनी प्रभावी है कि रिश्ते अचानक यहां पर इस तरीके से खराब नहीं होंगे। तो यहां पर आने वाले समय में हमें केवल वेट करना है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में यह जो समझौता हुआ है, यह समझौता क्या जमीन पर भी दिखेगा? क्या यमन में जो समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं का समाधान आखिर यमन में अब किसका शासन होगा? क्या हौथी विद्रोहियों को जो समर्थन ईरान दे रहा है वो वापस ले लेगा? कहा तो यही जा रहा है। सऊदी अरब क्या है, वहां आक्रामकता नहीं दिखाएगा। सीरिया में क्या परिवर्तन होने वाला है, लेबनान में, इराक में क्या परिवर्तन होने वाला है, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। तो इस पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है, पार्ट 3। पार्ट 1 हमने पहले बनाया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर उसको देख सकते हैं। आपको मिडिल ईस्ट की जो बेसिक यहाँ की बैकग्राउंड्स हैं उनके बारे में पता चलेगा। अब एक अगले वीडियो में यहाँ की और शक्ति राजनीति से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और जो भी आप लोगों के विचार हैं, आप लोगों के जो इनपुट्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। थैंक यू।